नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार से जैसे ही नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की खबरें शुरू होती हैं, उसके बाद तुरंत जेडीयू आरजेडी के नेताओं के बयान आने शुरू हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि साहब, ये जो नीतीश कुमार हैं ये तो प्रधानमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा हैं और इसलिए इनके अंदर सारी काबिलियत हैं। अब ये चीज़ें चलती हैं, ये क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव को लगता है कि यदि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से वापसी चले गए तो उनकी जो पार्टी है वो तो बिहार में खत्म हो जाएगी, कोई आधार बचेगा नहीं। और जैसा लोकसभा चुनाव में हाल 19 में हुआ, 14 में हुआ, उसको देखते हुए इन्हें लगता है कि ये फिर से अगर गठबंधन होता है जेडीयू का और भारतीय जनता पार्टी का, तो फिर उनको जेल तो पक्की दिख ही रही है। उनको लगता है कि उनका बेटा भी अब जेल में जाएगा, जिसको वो बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे। और इसलिए जब भी बिहार से ये खबरें शुरू होती हैं, हालांकि नीतीश बाबू हर बार मना करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, मैं इंडी गठबंधन का भी पीएम का चेहरा नहीं हूं, मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि नीतीश कुमार ही वो नेता थे जिन्होंने सबसे पहले विपक्ष की एकता को लेकर और एक मोर्चा बनाने की बात, गठबंधन बनाने की बात शुरू की थी। नीतीश कुमार ने ही पूरे देश के विपक्षी दलों के नेताओं से जाकर दिल्ली में, महाराष्ट्र में मीटिंगें की थी। सब लोगों को जोड़ रहे थे। अगर इनका इंटरेस्ट नहीं है तो जोड़ क्यों रहे थे भाई? क्या इस देश के जो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैं वो उनको पसंद नहीं है? वो कहेंगे नहीं, कभी भी आप देख लीजिए वो प्रधानमंत्री मोदी पर कोई प्रहार नहीं करते हैं। हाँ, उनको लग रहा था कि प्रधानमंत्री चेहरा मैं बनूं, एक मौका मिले, हो सकता है भाई प्रधानमंत्री का मौका मिल जाए, और इसलिए उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था। लेकिन नीतीश बाबू ने बड़ी चालाकी से यू टर्न लिया और जब उनको ये लग गया कि भाई इसमें तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, यहां तो जो राहुल गांधी है इस इंडिया अलायंस में उन्हीं का बोलबाला है। लालू प्रसाद यादव जो पुराने लीडर हैं, जैसे ही जेल से छूटे जमानत पर, उन्होंने भी फैसला कर दिया कि साहब ये जो राहुल गांधी हैं इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब इसलिए जब उनको ये लग गया कि ना तो उनके गठबंधन का सहयोगी पार्टी यानी लालू जी और पूरी जो ये आरजेडी है वो उनमें कोई रुचि ले रही है, ना कोई कांग्रेस का ऐसा सपोर्ट मिलता दिख रहा है और बाकी भी नेता कोई उनके नाम पर हाँ नहीं बोल रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने देख लिया कि जो भी अभी तक इंडिया अलायंस की बैठकें हुई हैं उसमें लालू प्रसाद यादव के साथ अगर कोई खड़ा दिखाई दे रहा है तो राहुल गांधी, नीतीश बाबू को साइड किया जा रहा है। और इसलिए नीतीश कुमार को यह लगता है कि अब किसी तरह से अपनी इज्जत बचानी है तो एक ही तरीका है कि वो सुरक्षित तौर पर किसी भी तरीके से एनडीए में वापसी करें। लेकिन एनडीए की वापसी के रास्ते को देखते हुए जिस तरह के बयान अमित शाह के आ गए, फिर सुशील मोदी के आ गए कि साहब रास्ता बिल्कुल बंद है, तो इनको लग रहा है कि भाई कोई रास्ता तो बचा नहीं है, तो करें क्या। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नीतीश बाबू ये मन बना चुके हैं, उनको अब ये पता लग चुका है, बहुत दिमागदार व्यक्ति हैं। उनको लगता है कि भाई पीएम में तो नंबर आएगा नहीं, वो पीएम फेस भी बन जाएं तो भी फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि पीएम तो मोदी जी ही बनने हैं। आज के 6 महीने पहले विपक्ष के द्वारा कुछ हवा ऐसी बनाई जा रही थी और ऐसी एक हवा चलाई जा रही थी मीडिया के जरिए भी कि साहब इस समय जो है मोदी सरकार की छवि बहुत खराब है, बेरोजगारी है, दंगे फसाद हैं और साहब बहुत आक्रोश है, महंगाई बहुत है। महंगाई का मुद्दा आपने देखा कि सिलेंडर, टमाटर, इन चीज़ों को लेकर के कांग्रेस अग्रेसिव हो रही थी। लेकिन आपने ये भी देखा कि एक एक करके सारे मुद्दे जो मोदी के विपक्ष में खड़े किए थे, मोदी के विरोध में, वो फुस होते चले गए। कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया अडानी को लेकर, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है, फिर अडानी पर प्रहार किया जाता है, फिर उसमें केजरीवाल समेत बाकी सारे विपक्ष के दल जुड़ जाते हैं कि साहब मोदी जी ने पैसा लुटा दिया, मोदी जी पैसा खा गए, अडानी ने तो पूरे बैंक डुबो दिए, एलआईसी डुबा दी। अब हुआ यह कि उसमें ना तो एलआईसी डूबी ना एसबीआई डूबा, बल्कि जब रिपोर्ट आई सालाना तो उसमें यह पता लगता है कि एसबीआई का लाभ अभी तक के रिकॉर्ड में, एसबीआई के जीवन में अभी तक जितना लाभ कमाया गया वो तो पिछले साल। तो सवाल ये उठा कि अगर शेयर में उन्होंने पैसा लगाया तो वो तो फायदे में रहा। बेशक अडानी का पैसा डूबा, लेकिन ना तो एलआईसी डूबी ना एसबीआई डूबा, तो फिर इनका एजेंडा फेल हो गया।
बीबीसी रिपोर्ट लेकर के आए कि मोदी को मुसलमान के नाम पे बदनाम करेंगे, वो भी फुस हो गया, क्योंकि सरकार ने सख्ती दिखाई, लोगों ने बात उठाई कि भाई 2002 के दंगे उसको आप आज उठा रहे हो, इसका क्या प्रसंग है। फिर ये लेकर के आ गए कि भाई कुछ जो है महंगाई का मुद्दा उठाते हैं। वो टमाटर आज हालत ये है कि 10 रुपए किलो मिल रहा है खूब आराम से, वो भी बिचौलियों की वजह से। किसान की बात करेंगे तो 25 पैसे किलो है, किसान को पैसा नहीं मिल रहा, तो उसमें भी मार उल्टी पड़ी इनको। किसान बोल रहे हैं कि 3 कृषि बिल अगर लागू हो जाते मोदी के, तो आज टमाटर पर ये दुर्दशा ना होती कि किसान को आज भी 25 पैसे 50 पैसे मिल रहे हैं, जो बाजार में आपको 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। गांव के अंदर तो 10 रुपए किलो मिल रहा है, शहर में भले ही 20 होगा। तो किसान के हाथ कुछ नहीं आ रहा, और वो सब किसान कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, विपक्षी दलों को गाली दे रहे हैं कि तुम ही ने 3 बिल हमारे वापसी कराए थे, वरना हमारे पास ऑप्शन होता कि हम जो है अपनी फसल को प्राइवेट लोगों को भी बेच सकते, वो स्टोर कर सकते होते। आज ये हालत नहीं होती। कुल मिलाकर सारे मुद्दे एक एक करके धराशायी होते दिखे, तो नीतीश बाबू को यह दिख गया कि भैया प्रधानमंत्री के रूप में तो मोदी जी ही तीसरी बार आ रहे हैं, यहां चांस है नहीं, तो चेहरा बन के भी करेंगे क्या। खाली चेहरा बनकर आप मोदी जी के सामने मुकाबला करिए हारने के लिए। दूसरी तरफ एक ऑप्शन है, नीतीश बाबू को दिखाई दे रहा है कि अगर कहीं एनडीए के साथ आ जाता हूं, किसी भी तरह से एनडीए के नेताओं को मैं खुश कर लेता हूं, तो वहां ऑप्शन है, केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं, और कल को उपराष्ट्रपति तक भी बनाया जा सकता है। ये चांस दिखाई दे रहा है, मैंने इस पर बोला है। तो नीतीश बाबू बुद्धि रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और बहुत राजनीति में मैं कहता हूं सबसे ज्यादा मास्टर है बिहार में। तो अब आप देख लीजिए, बिहार में लालू जी को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। आज तक लालू जी इस्तेमाल करते थे, अब लालू जी का बेटवा डिप्टी सीएम है, लेकिन वो डिप्टी सीएम ही रहेगा, उसके आगे नहीं होना वो। और इसलिए अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लोग यानी आरजेडी के लोग, अब जैसे ही एनडीए में जाने की नीतीश बाबू की खबर शुरू होती है, इधर खबरों में चलती है, उसमें अब तो पहली बार लालू जी की पार्टी के नेता ने बोला है कि पीएम चेहरे के लिए जो गठबंधन का है वो सबसे बढ़िया कौन है, नीतीश कुमार। अब ये बयान जो है अभी दिया है आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र, उनका बयान आया, और अब आप समझ लीजिए पार्टी के प्रवक्ता हैं और विधायक हैं। लालू जी जहां ये बोल चुके कि पीएम चेहरे के लिए प्रधानमंत्री तो हम राहुल को बनाएंगे, यानी उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट कर दी और अपनी पसंद बता दिया राहुल। और उनकी पार्टी का एक प्रवक्ता, एक विधायक लालू जी की परवाह ना करते हुए यह बयान देता है कि सबसे ज्यादा योग्य यदि कोई नेता गठबंधन में है तो वो नीतीश कुमार। अब इसी से आप समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जो आरजेडी है उसमें भी कुछ नेता अब लालू जी का साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और यह क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि आप देखिए, जिसमें भी थोड़ी बहुत बुद्धि है वो कभी भी डूबती नाव में सवार नहीं होगा। सबको पता लग रहा है कि इस समय एक ही चमकता सितारा है, और वो भारत ही नहीं दुनिया का चमकता सितारा है, जिनका नाम है नरेंद्र दामोदास मोदी। अब ये जो नरेंद्र मोदी चमकता सितारा है वो तो भारतीय जनता पार्टी में है, एनडीए का हिस्सा है, एनडीए के नेता हैं, और उनके नेतृत्व में जो नाव चल रही है वो तो वैसी है, वो यात्रा ऐसी है कि वहां जो उस नाव में सवार हो गया उसका तो बेड़ा पार है। ना कोई खतरा, ना कोई डर, पूरी सुरक्षा हर तरह से, और उसके अलावा राजनीतिक कैरियर भी उज्जवल है। आप विधायक भी नहीं बनेंगे तो किसी बोर्ड के चेयरमैन बना दिए जाएंगे। आप सांसद ही लड़ते हैं, सांसद नहीं बने, अगर हार गए तो आपको कहीं ना कहीं कोई और पद दे दिया जाएगा, यानी अपार संभावना है। और इसीलिए वो ये देख रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसका भविष्य फिलहाल तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगले 50 साल तक उसको कोई सत्ता से हटाने वाला नहीं है। सारे विरोध के बावजूद जब बंदा जो है 2014 में प्रधानमंत्री बन गया, उसके बाद थोड़े काम किए, 19 में दोबारा रिपीट हो गया, और अब तो काम की इतनी लंबी लिस्ट है कि 1 घंटे का भाषण अगर मोदी जी केवल काम गिनवाने में लगा दें, कोई भाषण नहीं, ये हमारी सरकार ने काम किए, तो भाषण शायद छोटा पड़ जाएगा, यानी 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। अब ऐसे में जनता देख रही है कि दुनिया में नाम हो रहा है, मोदी जी तय हैं। तो नीतीश बाबू
अपनी तरफ से यही कह रहे हैं, भाई मैं पीएम फेस नहीं हूं। क्यों कहेंगे? खामोखा अपनी बेइज्जती करानी है। पीएम फेस बनकर ही कौन सा कुछ मिल जाना है? पीएम फेस जितने विपक्षी गठबंधन के नेता हैं, ये इंडिया अलायंस के 28 गठबंधन हैं, इनमें कोई भी हो जाए, अल्टीमेटली तो बेइज्जती ही होनी है। वोट क्या मिलेगी ये चुनाव में उतरने के बाद पता लगेगा। उनके गठबंधन को सीटें कितनी मिलेंगी वो भी बाद में पता लगेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? विपक्ष में ही बैठना है। तो नीतीश बाबू वो व्यक्ति हैं जो विपक्ष में बैठना नहीं चाहते। और आपको बता दूं, जिसमें थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ है उसको विपक्ष में तो किसी को बैठना पसंद नहीं है, लेकिन किन्हीं की मजबूरी होती है। कोई तो मजबूरी है लालू जी की, क्योंकि उनके ऊपर ठप्पा लगा है भ्रष्टाचार का, और वो कांग्रेस के कार्यकाल में साथ रहे, रेलवे मंत्रालय में रहे, सारे घोटाले तभी किए हैं। तो मुझे नहीं लगता वो एजेंसियों का काम है कि उन्होंने कहा किसकी मिलीभगत से, आशीर्वाद तो कांग्रेस का रहा ही है ना। तो उनको तो वो मजबूरी है कि भ्रष्टाचारियों के साथ रहना है, भ्रष्टाचार जिन्होंने किया या उनका सहयोग किया या उस पर मौन रहे, वो वहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे और किसी नेताओं का तो चांस है नहीं। नीतीश जी के लिए रास्ते भले ही बंद होने की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर दी हो, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू का साथ मिले बिना उन्हें भी राज्य की सत्ता नहीं मिलेगी। जातिगत मामला है, जातिगत समीकरण यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हमारे देश में सब जगह है। तो यह बिहार की राजनीति में बीजेपी समझती है 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, वहां जरूर मोदी जी के फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा। उस चुनाव में जरूर ऐसा वो कर सकते हैं कि बिहार की 40 लोकसभा सीट में 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत ले, लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो है 40 की 40 सीटें जीतने का। तो वो जो बाकी की 10 सीटें हैं वो गठबंधन के सहयोग से जीती जाएंगी, जिसमें नीतीश बाबू की पार्टी में फिलहाल जो लोग हैं, जेडीयू के लोग जो हैं, उनके बिना मिले वो लक्ष्य लेना संभव नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं, अभी जो है आप देख लीजिए बाकी के लोग भी आ गए हैं, जिसमें कि आप देखें चिराग पासवान आ गए, उनके चचा जी आ गए, ये मांझी जी आ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दो जगह बंटने के बजाय एक ताकत हो जाए तो ये जरूरी है। अब इन्हीं बातों को देखते हुए नीतीश बाबू भले ही अभी पत्ते ना खोलें, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर भी रिपीट कर रहा हूं, नीतीश बाबू ने अब ये समझ लिया है और अब वो जो चीजें कर रहे हैं उसके बाद आप देख लीजिए कि वहां चल क्या रहा है। अभी जो है आपने देखा कि जिस तरह से बिहार में मनोज झा का बयान आया है, कुआं ठाकुर का कुआं, वो बयानबाजी कर रहे हैं। उसके बाद जो आपने आनंद मोहन को देखा और लालू जी दोनों को डांट लगा रहे हैं, कह रहे हैं इनको अकल नहीं है। अकल नहीं है मतलब समझ गए हैं कि ये इस तरह की जातिगत बातें करें, तो क्योंकि भाई अगर इस पर चर्चा होगी कि ठाकुर का कुआं, तो लालू जी से बड़ा ठाकुर कोई है क्या बिहार में? मजाल है कोई उनके सामने बैठ जाए तो क्योंकि बात तो पैसे वालों की है, राजसी परिवार है साहब ये, भले ही यादव हों। तो कुल मिलाकर इनको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से पार्टी का नुकसान हो रहा है, चाहे वो चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री का बयान हो और चाहे कुछ हो। अब देखिए नीतीश बाबू ने औचक निरीक्षण करना शुरू कर दिया है अचानक, उनको पता नहीं कहां से ज्ञान हुआ है, तो वो अचानक नहीं हुआ, उनकी प्लानिंग है। वहां वो मीडिया को साथ लेके चलते हैं और मीडिया का औचक, मीडिया के साथ कार्यालयों का 9:30 बजे औचक निरीक्षण होता है, और वो होता किसका है? शिक्षा मंत्री के कार्यालय का। शिक्षा मंत्री जी अपने ऑफिस में नहीं पहुंच रहे हैं, ये खबर पूरा मीडिया में आ गई, नेशनल मीडिया में आ गई। फिर वहां जो मंत्री हैं वो कौन है, उनकी पोल खुल रही है। तो अब छवि किसकी बन रही है? नीतीश बाबू जी की। भाई नीतीश बाबू फिर से ठीक कर रहे हैं काम, देखिए औचक निरीक्षण किया। और फ्रॉड कौन कर रहा है? रामचरितमानस के खिलाफ बयानबाजी कौन कर रहा है? ये लालू का आदमी है, सीधा है। तो उनको समझ आ गया है कि अपनी छवि को सुधारो, ताकि 2024 के बाद सांसदी का चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं नीतीश बाबू अब जो है जिस दिन यहां राजनीति में वो एनडीए के साथ जाएंगे, वो एनडीए के साथ अंदर खाने बातें हुई हैं, ऊपर से वो इस्तीफा देंगे, विधानसभा का वो इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद 1 साल तक क्षेत्र में घूमेंगे और काम करेंगे। उसके बाद सांसदी का चुनाव लड़ें नहीं लड़ें, लेकिन उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल तय है मोदी कैबिनेट में, और इसलिए वो तब तक प्रतीक्षा करेंगे। और उसी के लिए सब बैटिंग चल रही थी ये, और कुल मिलाकर उन्होंने इतने दिन आनंद भोग लिया, उनको ये समझ में आ रहा है। और अब जो कुल
मिलाकर के जो छवि अभी तक उनके ऊपर ठप्पा लगा के उनके शासन में काम ठीक नहीं चल रहा, अभी वो शिक्षकों को परमानेंट करने वाले हैं, इसके बाद और कुछ घोषणाएं भी करेंगे और वो ऐसा कुछ करते जाएंगे मुख्यमंत्री रहते हुए ताकि नीतीश बाबू की, सुशासन बाबू की छवि फिर से ठीक हो सके। और वो क्लियर कर देना चाहते हैं बिहार की जनता के, बिल्कुल क्लियर, कि भैया मैं देखिए और मेरी पार्टी तो ये काम कर रही है और इधर लालू जी हैं, इनकी पार्टी है, ये कैसा इनका नेता बयानबाजी कर रहे हैं और ये काम कैसा कर रहे हैं। तो ये एक्सपोज करने का तरीका है उनका और इसका असर आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों में। बिहार में जातिगत कितना भी मामला हो, लेकिन बिहार की जनता को जब ये दिखाई देगा कि भैया ये जो जेडीयू है उसके नेता कैसे हैं और आरजेडी के नेता कैसे हैं, तो ये अंतर दिखाई देगा साफ साफ और इसके बाद इसका इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। तो इसीलिए ये लालू जी की पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं पार्टी के, वो जो बयान दे रहे हैं वो केवल इसलिए दे रहे हैं, कुछ नेता ये दिखाना चाहते हैं नीतीश जी को कि भैया हम भी तुम्हारे साथ ही हैं, अगर तुम यहाँ इस्तीफा दोगे और कभी विधानसभा भंग कराओ, कोई नया चुनाव हो, तो हम आपके साथ हैं, लालू जी के साथ नहीं हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव की आरजेडी वो है डूबती हुई नाव। नीतीश बाबू की पार्टी अभी भी, भले ही चाहे उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जेडीयू खत्म हो गई है, वो जेडीयू खत्म का मतलब है जब जेडीयू के जितने नेता हैं वो अभी भी हैं और वो जो है अभी केवल साथ हैं। अगर वो देख रहे हैं कि नीतीश बाबू ने कोई फैसला नहीं लिया तो वो अपने से फैसला लेंगे। जाना उन सबको बीजेपी के साथ है, वो जेडीयू का ठप्पा लेकर जाएंगे या इस्तीफा देकर फ्रेश चुनाव में उतरेंगे, ये अभी वो इंतजार कर रहे हैं। और मैं बताऊं, जैसा मेरा पहला आकलन है कि बिहार में फ्रेश चुनाव की नौबत नहीं आएगी, बस केवल बीजेपी का वो सीएम बना देंगे, डिप्टी सीएम कोई भी एक जेडीयू का नेता बन जाएगा। मुझे लगता है उसमें उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं या कोई और हो सकता है, वो अंदर की बातें बाद में तय होगी। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनको पूरे बिहार का भ्रमण कराया जा रहा है, मैं इसको भी पहले बोल चुका हूं कि वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट के लिए नेता हो सकते हैं। हालांकि अभी पूरे बिहार में उनकी उस तरह की छवि बनना अभी जल्दबाजी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 को देख के सब कुछ कर रही है, उसे भी जल्दी नहीं है। अपनी तरफ से सरकार गिराने का कोई भारतीय जनता पार्टी का इरादा उस तरह का जोड़ तोड़ का नहीं है। अपने से नीतीश जी कुछ करेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी आगे की बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रतीक्षा में है और वो प्रतीक्षा में है कि नीतीश जी अपनी छवि सुधारने के लिए, जहां जिस तरह से अब कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, अच्छी अच्छी घोषणाएं कर रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में भी अपनी छवि को सुधारने के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी का सीएम बन जाए और भारतीय जनता पार्टी के 40 लोकसभा सदस्य जीतकर केंद्र में जाएं। अगर ऐसा करते हैं नीतीश जी तो शायद अमित शाह के मन में कुछ जगह उनके लिए हो जाए और इसीलिए नीतीश बाबू अब उस तैयारी में लग गए हैं। देखते रहिए, नीतीश बाबू जरूर ये कमाल करके दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी में वापसी का रास्ता इसी से होके जाता है। वंदे मातरम।